नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में इतिहास के अंदर प्रकरण 6 महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण देखेंगे। भारत की आज़ादी के बाद जिस प्रकार से आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद में अगर हम इतिहास के पीछे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि महिलाओं के ऊपर होने वाले अतिरिक्त दबाव, उनके ऊपर होने वाले अन्याय, इनके खिलाफ जो आंदोलन चला, यह बात कुछ दिनों में सभी के सामने आई। और ऐसे परिस्थितियों में कुछ ऐसी महिलाओं ने जो हमारे भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया, तो भारत जब आज़ाद हुआ तो आज वो समय आ चुका था कि महिलाओं के लिए कुछ न कुछ कर लेना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी मत था, अगर जिस परिवार की एक महिला शिक्षित रहती है, उस परिवार को, वह एक महिला संपूर्ण परिवार को शिक्षित करती है। ऐसे परिस्थितियों में महिलाओं के लिए भी हमें कुछ करना था। इसलिए आइए चलते हम अपने लेसन की तरफ। प्रकरण नंबर 6, महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। अब महिला कमजोर तो है, लेकिन अन्य वर्ग भी कौन से कमजोर है, इसके भी बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। महिलाओं ने स्वतंत्रता युद्ध में बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया। स्वातंत्र्योत्तर कालावधि में स्त्रियों का योगदान सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा। इस पाठ में हम उनके द्वारा किए गए योगदान का अध्ययन तो करेंगे ही, साथ में महिलाओं के संदर्भ में बनाए गए कुछ कानून, अन्य कमजोर वर्ग के संदर्भ में निर्मित कानून, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। जनगणना के अनुसार जो स्त्रियों का अनुपात था, वह आजादी के बाद 1951 में प्रति 1000 946, उसके 10 साल बाद 1961 में 941, 10 साल में जनगणना होती है। 71 में 930, 81 में 934, 91 में 927 और 2001 में अगर ध्यान में आता है तो 933। लेकिन 1000 के साथ में 1000 महिलाएं नहीं हुई। उसके बहुत सारे कारण थे। महिलाओं को गर्भ में ही मार दिया जाता था, ये भी बात हमारे सामने आती है। तो ये सारी बातें हम देखते हैं। भारतीय स्त्रियों की परिस्थिति का अध्ययन करते समय हमारे ध्यान में आता है कि उनकी कई समस्याओं जड़ पुरुषों की मानसिकता में छिपी हुई है। आज हम 21वीं शताब्दी में आ चुके, फिर भी पुरुषों की इस मानसिकता से हम मुक्त नहीं हो पा सके। महात्मा गांधी जी के सिद्धांत पर विश्वास कर विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। भूदान आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे सबसे आगे थे। स्त्री स्वयं सेविकाएं भूदान का विचार लेकर संपूर्ण भारत में पहुंची। जब निजामशाही और सामंत व्यवस्था को चुनौती देने वाले तेलंगाना के किसानों ने स्वतंत्रता युद्ध में स्त्रियों का उल्लेखनीय प्रतिभाग था। यह क्षेत्र बेगार मुक्त होने के कारण स्त्रियों को इस संकट से मुक्ति मिली। अब स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण कैसे हुआ? जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी और महंगाई का सामना सबसे अधिक अगर किसी को करना पड़ता है तो घर में बैठी हुई महिलाओं को ही करना पड़ता है। इन स्त्रियों ने वर्ष 1972 में महाराष्ट्र में अपनी संगठित स्त्रियों से 1972 में अपना प्रदर्शन किया। समाजवादी नेता मृणाल गोरे के नेतृत्व में मुंबई की महिलाओं ने बेलन मोर्चा निकाला। दिवाली में तेल, घी, चीनी, सूजी, मैदा जैसी वस्तुओं की जबरदस्त कमी पैदा हो गई। मिट्टी का तेल महंगा हो गया। फलतः महिलाओं ने इकट्ठे आकर हाथ में बेलन उठाया और जुलूस निकाला।
इस आंदोलन को सफलता मिली और जनता महिलाओं की सामूहिक शक्ति के प्रकटीकरण में भलीभांति परिचित हो गई। उसके बाद हम चलते हैं चिपको आंदोलन की तरफ। अब चिपको आंदोलन क्यों, चिपको आंदोलन किसको कहेंगे, कौन कहाँ चिपक गया, यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। इसके पीछे क्या कारण थे? स्त्री शक्ति का रचनात्मक प्रकटीकरण वर्ष 1973 में हुए चिपको आंदोलन द्वारा दिखाई देता है। हिमालय की तलहटी में जंगलों के पेड़ व्यापारिक उद्देश्य के लिए बड़ी मात्रा में काटे जा रहे थे। इसके विरोध में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाया। स्त्रियों ने हाथ में हाथ ऊपर वृक्ष के चारों ओर घेरा डालने की जो पद्धति अपनाई, ये किस लिए? पेड़ों की कटाई ना हो, इसलिए पेड़ों की कटाई ना हो। जंगलों के पेड़ों को चिपक जाती है और पेड़ों से बचाने का प्रयत्न करती। इस प्रकार का जो स्वरूप इस आंदोलन का था, इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। कहाँ पे? कहाँ की तलहटी में? हिमालय की तलहटी में। किसके माध्यम से? सुंदरलाल बहुगुणा और किसके माध्यम से? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के माध्यम से। तो ये जो चिपको आंदोलन था, चिपको आंदोलन के बाद में हिस्सा लिया था इस आंदोलन में। किसने हिस्सा लिया था? स्त्रियों ने बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया था। इस परिसर की कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का व्यापक सहभाग था, लेकिन उसी के तहत गौरी देवी कार्यकर्ती ने स्त्रियों में जागृति उत्पन्न की। उन्हें सुदेशा देवी बचनी देवी का सहयोग प्राप्त हुआ। अब उसके बाद में आते हैं हम शराब विरोधी आंदोलन की तरफ। 1992 में शराब के विरोध में आंध्र प्रदेश में शराब पान विरोध आंदोलन प्रारंभ हुआ। कालांतर में इस आंदोलन को विभिन्न राज्यों में बहुत अच्छा समर्थन मिला। शराब पीने की लत से घर के करता धरता व्यक्ति असमय मृत्यु हो जाती है और परिवार पे आने वाली बड़ी सी बड़ी कठिनाई, बड़े से बड़ा संकट, इससे बड़ा आघात होता है। इसलिए शराब की लत से दुख, दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस आंदोलन को आंध्र प्रदेश में हुए अर्क यानी अर्क विरोध आंदोलन भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में सरकारी नीति के परिणाम स्वरूप अरक स्थानीय शराब विक्रेताओं ने गांव-गांव में अरक की दुकानें खोली। गांवों की निर्धन परिश्रमी जनता शराब की आदी बन गई। उसी समय गांव देहातों में साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में सीता माँ कथा, सीता की कहानी बताई जाती। इस कथा में बताया गया कि सीता गांव वालों से जागृति पैदा कर किस प्रकार शराब की रोकथाम करती है। और वर्ष 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबागुंटा गांव में 3 युवा लड़के शराब के नशे में एक तालाब में डूबकर कैसे मर गए। इस घटना के बाद गांव की सभी महिलाएं इकट्ठी आई और स्थानीय समाचार पत्र ने समाचार आते गांव-गांव में इसका प्रदर्शन हुआ। वह आंदोलन संपूर्ण राज्य में फैल गया। उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को शराब बिक्री के विरोध में कड़ी नीति अपनानी पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्र, फिर अंतर्राष्ट्रीय। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया था। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं आपके स्पर्धा परीक्षा में पॉइंटों को पूछा जाता है, इन प्रश्नों को पूछा जाता है, उसका आंसर आपको लिखना भी है और समझना भी है। वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जहां पे शांति, विकास, स्त्री पुरुष समानता यह सब कार्यक्रम त्रिसूत्री थी। भारत सरकार ने वर्ष 1975 में डॉक्टर फुलरेणु गुहा की अध्यक्षता में महिला आयोग का गठन किया। स्त्रियों को सामाजिक स्थान मिले। स्त्रियों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों के परिणाम, स्त्रियों की शिक्षा और उसका प्रतिशत, शिक्षा के फलस्वरूप उनका विकास
नौकरी करने वाली महिलाओं की समस्या, स्त्रियों की रोजगार के संदर्भ में वर्तमान स्थिति, उनको मिलने वाला वेतन, पुरुषों के संदर्भ में स्त्री पुरुष अनुपात, जन्म मृत्यु दर, स्त्रियों की भूमिका जैसे सर्वांगीण मुद्दे के आधार पर सर्वेक्षण किया गया। यह था अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975। इस सभी बातों पर विचार कर महाराष्ट्र में वर्ष 1975 में स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति की ओर से महिलाओं के लिए आयोजित राज्यव्यापी परिषद में सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने सहभाग लिया। वर्ष 1978 में समिति घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। इस घोषणा पत्र में लिंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद जैसे विषमतापूर्ण घटकों के विरोध में संघर्ष प्रारंभ करने के लिए नीति को स्वीकारा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि स्त्री मुक्ति ललकार गीत संग्रह, ज्योति मापसेकर का लिखा हुआ नुक्कड़ नाटक मुलगी झालियो, बेटी पैदा हुई जी और मुखपत्र प्रेरक ललकारी, प्रेरणादायी ललकार जैसे उपक्रम प्रारंभ हुए। वर्ष 1977 में पुणे में सौदामिनी राव द्वारा स्थापित स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति, बाईजा नामक द्विमासिक, औरंगाबाद के स्त्री उवाच, मैत्री स्त्री न्याय विरोधी मंच, कोल्हापुर में महिला दक्षता समिति, नासिक में महिला हक, लातूर में नारी प्रबोधन मंच जैसे अनेक दल बनाए गए। संपूर्ण महाराष्ट्र में देश विरोधी संरक्षण समितियां स्थापित हुई। धुलेश्वर में स्त्री अत्याचार विरोधी परिषद का आयोजन किया गया। स्त्रियों की समस्याओं के संदर्भ में विद्या बाल का नारी समता मंच और मिळून सार्याजनी मिलकर हम सभी पत्रिकाएं समाजवादी महिला सभा, क्रांतिकारी महिला संगठन का भी कार्य महत्वपूर्ण रहा। महाराष्ट्र में चलने वाली रोजगार गारंटी योजना ने महिला सशक्तिकरण में सहयोग प्रदान किया, जिसमें सबसे पहले प्रमिला दंडवते ने वर्ष 1976 में दिल्ली में महिला दक्षता समिति की स्थापना की। इस समिति का आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब में शाखाएं खुली। कम्युनिस्ट पार्टी ने वर्ष 1980 में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन स्थापन किया। इस संगठन की संपूर्ण भारत में शाखाएं खोलने के प्रयास किए गए। संगठन में दहेज, स्त्री भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, अत्याचार जैसी समस्याओं पर संघर्ष प्रारंभ हुआ। महिलाओं के संबंधित विविध समस्याओं पर शोध कार्य शुरू हुआ। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय मुंबई, टाटा समाज विज्ञान संस्था मुंबई, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए। आलोचना के दृष्टि और नाम के केंद्रों ने भी इस समस्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। तो आइए हम आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में महिलाओं के संदर्भ में जो अत्याचार हुए उसके लिए कौन कौन से कानून बनाए गए, इसकी सविस्तर जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो आज का दिन आपका शुभ हो। धन्यवाद।